हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये रहेगा छत्तीसगढ़ के इतिहास का एमसीक्यूज। और ये याद रखिएगा, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ के इतिहास से आपका क्या रहेगा जी, एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है। आप सभी को पता होगा, चंद्रा एकेडमी द गाइड के तरफ से पूरे राज्य भर में टेस्ट सीरीज आपका जारी किया गया है, जिससे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट के माध्यम से अपना आकलन कर रहे हैं और तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए भाई, ये 100 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको राइट आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसके साथ में 3 ऑप्शन और रहेंगे, तो उससे भी रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। चूंकि हम लोग 100 क्वेश्चन को आपका सॉल्व करने वाले हैं, तो इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ओनली आंसर से जुड़े हुए जो फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो भाई, जितने भी आपके दोस्त हैं, जान पहचान के जितने भी तैयारी कर रहे हैं, सबको इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी की तैयारी में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और अपना एक पोस्ट सुनिश्चित हो जाए। ठीक है। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का एक मैराथन एमसीक्यूज कह सकते हैं, सीजी हिस्ट्री का। ठीक है। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सही संबंध जोड़िए। ठीक है। सही मिलान करना है हमें। देखिए भाई, कौन सा आएगा। एक साइड में पूर्व पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, उत्तर पसाड़ काल, नव पसाड़ काल है, और एक साइड में उसके प्लेसेस है कि किस काल में कौन से प्लेस की जानकारी मिलती है। तो देखिए भी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा, पूर्व पसाड़ काल की बात करें तो पूर्व पसाड़ काल की जानकारी सिंघनपुर कौन देती है जी, सिंघनपुर। मध्य पसाड़ काल की जानकारी की बात करें तो कौन सा जगह है जी, कवरा पहाड़। तो देखिए, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा अ का 3। ठीक है। और ब का 1। अ का 3, ब का 1। उत्तर पसाड़ काल की बात करें तो जानकारी मिलता है धनपुर से, तो स का हो जाएगा कितना जी, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा जी, सी। और नौ पसाड़ काल की जानकारी मिलेगा चितवा डोंगरी से। तो देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर को हम लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगी, सी ऑप्शन। पूर्व पसाड़ काल सिंघनपुर, मध्य पसाड़ काल कबरा पहाड़, उत्तर पसाड़ काल धनपुर, और नव पसाड़ काल कौन सा जगह है जी, चितवा डोंगरी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कुरुस पाल शिलालेख का संबंध किस वंश के शासक से है। सब लोग पढ़े होंगे यार, कुरुस पाल शिलालेख हमें जानकारी मिलता है सोमेश्वर प्रथम का, और सोमेश्वर प्रथम किस वंश का राजा था, छिंदक नागवंश। तो यहाँ पे देखिए डिनोट किया गया है कौन सा वंश, नागवंश। नागवंश पे भी याद रखना, छिंदक नागवंश का ये एविडेंस देता है। कौन से वंश का जी, छिंदक नागवंश। और किस रूलर की बात करेगा तो सोमेश्वर प्रथम। क्या लगा देना है जी, सोमेश्वर प्रथम की जानकारी हमें देखने को मिलता है कौन से शिलालेख में जी, कुरुसपाल शिलालेख में। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ज्यादा छोटा तो नहीं आ रहा है, जूम करना पड़ेगा। चलिए भाई, और जूम कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए भाई, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, किस मराठा शासक ने गज किला के चारों तरफ गहरी खाई का निर्माण कराया था। ठीक है। गज किला जानते होंगे, जिसको हम रतनपुर किला के नाम से जानते हैं, रतनपुर में मिलेगा। उसी किले के चारों तरफ गहरी खाई का निर्माण किस मराठा राजा ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबाजी भोसले। कौन हो जाएंगे जी, बिंबाजी भोसले, याद रखिएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर, छत्तीसगढ़ के किस क्रांतिकारी का संबंध बिलासपुर क्षेत्र से है। सभी को पता होगा, बिलासपुर क्षेत्र से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हमारे आपका क्या रहे जी, एक्टिव रहे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपसा जो पर्सन है वो बिलासपुर क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल तिवारी। क्या लगाना है इसमें जी, राम गोपाल तिवारी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। चलिए भाई, पांचवें नंबर का क्वेश्चन, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का संबंध है
आपको बताना है कि बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका आपका कौन कौन सी इन घटनाओं से रिलेशन है। कंडेल नहर सत्याग्रह जो 1920 में होता है उसमें क्या है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921, खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना भी धमतरी में। तो याद रखना धमतरी से ही इनका संबंध है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का, और ये तीनों में ही आपका संबंधित है कौन जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखिएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह में भी है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना धमतरी में किया था, और खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना भी कहाँ पे किया था जी, धमतरी में इन्होंने किया था। क्लियर है। चलिए भाई 6 नंबर का क्वेश्चन, अंधेरे में चमकने वाले सेल चित्रों की प्राप्ति हुई है। कौन सा ऐसा जगह है जहां पे अंधेरे में चमकने वाले सेल चित्र मिले हैं, यह आपको क्वेश्चन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा, खैरपुर टीपाखोल। कौन सा हो जाएगा जी, खैरपुर टीपाखोल का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर कैसे शिलालेख या शैल चित्र मिले हैं, अंधेरे में चमकने वाले क्या मिलते हैं जी, शैल चित्र हमें देखने को मिलता है। देखिए भाई 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, डोकरा बाबा टीला स्थित है। आपको बताना है डोकरा बाबा टीला एक जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जगह है, ये आपका कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भोंगापाल। कौन सा होगा जी, भोंगापाल। और ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ जगह है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थान है। क्लियर है भाई। तो याद रखिएगा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे सामने बहुत सारे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आंसर को आपको जल्दी देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। तो डोकरा बाबा टीला स्थित है भोंगापाल, और ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ प्लेस है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्लेस माना गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्न साक्ष्यों में से किस साक्ष्य का संबंध नल वंशीय शासकों से नहीं है। आपको बताना है कि ये जो एविडेंस हैं इनमें से किसे किससे नल वंश से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिलता। ऑप्शन पोड़ागढ़, पांड्या पाथर, ठाकुरदिया और केसरी बेड़ा। तो सभी को पता हो गया यार, पोड़ागढ़ से मिलता है, पांड्या पाथर से भी मिलता है, केसरी बेड़ा से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुरदिया। कौन सा ताम्रपत्र जी, ठाकुरदिया ताम्रपत्र में कहीं न कहीं शरभपुरी वंश की जानकारी मिलता है। कौन से वंश की जी, शरभपुरी वंश की जानकारी मिलता है। बाकी तीनों में कहीं न कहीं आपको नल वंश की जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, रामायण काल के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट पहचान करना है, और वो भी किस काल से जुड़े हुए जी, रामायण काल से जुड़े हुए। तो चलिए भाई स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इस काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था, तो ये गलत। इस काल में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कौशल बोलते थे, सबको पता होगा। कौन सा बोलते थे जी, दक्षिण कौशल। इस काल में बस्तर को दक्षिण दिग बोलते थे, तो गलत। बस्तर को दक्षिण दिग बोला जाता था किस टाइम पीरियड में भी, वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं खास करके। ठीक है। इस काल में कोसली भाषा प्रचलित थी, तो कहीं न कहीं आपका तीसरा क्या लग रहा है जी, सही लग रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों क्या है, असत्य हैं, जबकि तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है जी, सही है। ठीक है। कोसली याद रखना बहुत पुरानी एक बोली भाषा मानी जाती है। ठीक है। देखिए भाई 10वें नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध कालीन स्थल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जगह है वो बौद्ध काल से, बौद्ध से जुड़ा हुआ प्लेस है। ठीक है। तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी सबको पता होगा, डोंगरगढ़ क्षेत्र में। कहां पर जी, डोंगरगढ़। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की क्या है, मूर्ति है। इंटरनेशनल बौद्ध समिट का आयोजन भी किया जाता है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है। आरंग में नहीं मिला है। ठीक है। और भाटागुड़ा, भाटागुड़ा में भी कुछ नहीं मिला है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ जगह है। भोंगापाल है, महेशपुर है। तो इसका 1, 4 और 5, और 1, 4 और 5 कौन सा ऑप्शन में मिलेगा जी, सी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, भोंगापाल और कौन सा है जी,
महेशपुर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। मौर्यकालीन सिक्कों की प्राप्ति हुई है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से किसमें किसमें मौर्य काल के हमें क्या मिलते हैं जी, सिक्के मिलते हैं। तो ऑप्शन देखिए, अकलतरा, ठठारी, तारापुर और एक ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सबको पता होना चाहिए मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन क्या भाई सिक्के अकलतरा से मिलती है, ठठारी से मिलती है, बारगांव से मिलता है ना। इसके बाद आपका आरंग से मिलेगा, तारापुर से मिलता है, उड़ेला से मिलता है। तो ये सारे जो जगह है यहाँ से मौर्य काल के हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, सिक्के देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, डी ऑप्शन याद रखिएगा। मौर्य काल के सिक्के अकलतरा, ठठारी, बारगांव, आरंग, तारापुर, उड़ेला। ठीक है, देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, इसको हम रामायण काल में पढ़ते हैं। सप्तर्षि 7 ऋषियों का आश्रम कौन सी जगह में माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिहावा, जो कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा जी, धमतरी में। और ये किस काल से जुड़ा हुआ एक प्लेस माना गया है, तो क्या लगाएंगे, रामायण काल से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन सा पर्वत, सिहावा पर्वत। और यहाँ पे सप्तर्षि ऋषि का क्या मिलता है हमें देखने को, आश्रम। ठीक है, चलिए भाई 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वंशावलियों को शासन काल के क्रम में जमाइए। मतलब जो पहले शासन किए हैं और जो बाद में शासन किए हैं उसके सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए भाई इनमें से देखा जाए तो पहला हो जाएगा मौर्य, फिर आपका सेकंड हो जाएगा सातवाहन, और फिर थर्ड हो जाएगा क्या जी, वाकाटक। तो 3 1 2, देखिए 3 1 2 किस में है, डी ऑप्शन। तो यही आपका राइट है, याद रखिएगा। मौर्य वंश, सातवाहन, फिर क्या आ जाएगा जी, वाकाटक, जिनका आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा। ठीक है, देखिए भाई 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शासक और उसके वंश का कौन से युग में सुमेलित नहीं है। आपको एक साइड में दिया गया है डायनेस्टी, वंश दिया गया है, एक साइड में उसके राजा दिए गए हैं, हाँ राजा वगैरह, और कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो नल वंश, व्याघ्र राज, तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। व्याघ्र राज एक राजा था इस वंश का। राजर्षि तुल्य, तो इसका भी आपका सही है, सूरा संस्थापक देखने को मिलेगा। पर्वत द्वारक की बात करें तो पर्वत द्वारक में हमें 2 ही राजा देखने को मिलेगा, क्या क्या, सोमन राज एंड तुष्टिकर, क्या नाम है जी। तो ये आपका याद रखना, सुमेलित नहीं है पूछा है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत द्वारक वंश में कोई भीषण नाम का राजा नहीं मिलेगा, जबकि इस वंश में 2 राजा मिलते हैं, कौन कौन, सोमन राजा और तुष्टिकर। तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर क्या होगा जी, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। शरभपुरी की राजधानी है। ठीक है, शरभपुरी वंश जो हमारे छत्तीसगढ़ में चली, इसकी कैपिटल इनमें से कौन सा रह चुकी है बताएं आपको। तालागांव, प्रसन्नपुर, रतनपुर, उपरोक्त सभी। तो सभी को पता होना चाहिए शरभपुरी वंश की राजधानी छत्तीसगढ़ में हम प्रसन्नपुर को कहते हैं। और प्रसन्नपुर कौन से शहर को माना गया है जी, मल्हार को। किसको माना गया है, मल्हार। तो याद रखना शरभपुरी वंश की राजधानी प्रसन्नपुर रह चुकी है। तालागांव नहीं मिलता, रतनपुर नहीं मिलता हमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसन्नपुर। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा के संबंध में सत्य कथन है। सबको पता होगा सरगुजा के क्षेत्र में हमें जोगीमारा की गुफा मिलती है, सीता बेंगरा की गुफा मिलती है, रामगढ़ की पहाड़ी के क्षेत्र में मिलेगी, है ना। तो किससे रिलेटेड है, सत्य कथन आपको फाइंड आउट करना है। यह जसपुर जिले में स्थित है, तो गलत। जोगीमारा की गुफा तो सरगुजा में है भाई। इसे वरुण मंदिर भी कहते हैं। इसको देखते हैं, यहाँ से ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, वरुण मंदिर भी कहा जाता है इसको।
यहाँ से सातवाहन कालीन साक्ष्य मिलते हैं? नहीं। यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है? नहीं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला हम किसको बोलते हैं? सीता बेंगरा को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी। कौन सा हो जाएगा जी? बी ऑप्शन याद रखिएगा। जोगी मारा की जो गुफा है ये आपको जसपुर में नहीं सरगुजा में मिलेगा। ठीक है, और इसको किस मंदिर के नाम से भी जाना गया है जी? वरुण मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। यहां से याद रखना मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौन से काल की जी? मौर्य काल की। यहाँ पे दिया है सातवाहन, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई 17 नंबर का क्वेश्चन, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ की प्राप्ति किस तालाब से हुआ है? तो सभी को पता होगा सातवाहन काल के हमें एक लकड़ी का खंभा मिलता है जिसमें सातवाहन वंश के जो कर्मचारी वगैरह है उनका लिस्ट दिया गया है, जो कि मिलता है आपका किरारी नाम के गांव से। ठीक है, और ये आपका किस तालाब में मिला है पूछे तो हीरावन तालाब। क्या लगाएंगे इसका राइट आंसर जी? हीरावन तालाब में 1921 में इसको खोजा गया, जो प्रेजेंट में कहाँ पे रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। और ये किस काल की जानकारी देता है? तो सातवाहन काल की जानकारी देता है। ठीक है, तो तालाब का नाम याद रखना भैया, क्या नाम है? हीराबंद तालाब। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन स्लाइड में दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वंश के शासकों ने शासन नहीं किया? यहाँ पे कुछ डायनेस्टी दी गई है और उन डायनेस्टी में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक डायनेस्टी ने इस एरिया में शासन नहीं किया है। तो पांडु वंश ने किया है, सोम वंश ने किया है, बाण वंश ने किया है, चोल वंश ने नहीं किया है। यह आपको साउथ इंडिया में मिलेगा। कौन से इंडिया में मिलेगा जी? साउथ इंडिया में चेर चोल पांड्य वंश आप लोग सुने होंगे, ये संगम काल से जुड़ा हुआ एक डायनेस्टी है। ठीक है, 19 महापाषाण कालीन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है क्या? करका भाट से, गढ़धनौरा से, करही भदर से, कि सभी से? तो याद रखना महापाषाण कालीन साक्ष्यों की प्राप्ति हमें इन तीनों ही जगहों से देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा जी? डी। देखिए 20 छत्तीसगढ़ के किस काल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? बहुत सारे यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मिलेंगे। ठीक है, इतिहास के जिनमें से किसमें छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल की उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए भाई, प्राग ऐतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं जी? पाषाण काल। और इस पाषाण काल की छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक काल की छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ते हैं जी? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? ए ऑप्शन। क्लियर है? ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमें सबका क्या करना है जी? आंसर देखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ते हैं इसको। गुप्त काल में बस्तर को कहा गया था? गुप्त काल के टाइम पीरियड में बस्तर को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में क्या किया था जी? अटैक किया था। और अटैक करके उन्होंने बस्तर क्षेत्र के एक राजा को हराया था। और बस्तर को उस समय बोलते थे कांतार, महाकांतार। क्या बोलते थे जी? कांतार या फिर महाकांतार। तो ये हो गया आपका, देखिए कांतार। क्या बोलेंगे इसको जी? कांतार इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। नहीं, गुप्त काल में कांतार नहीं महाकांतार हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा, याद रखिएगा। गुप्त काल में बस्तर को कहा गया है क्या भाई? महाकांतार। ठीक है, देखिए 22 गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से आपका गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं? बारसूर, शिवरी नारायण, रतनपुर की बानाबरद। तो सबको पता होगा गुप्त कालीन सिक्के बानाबरद से मिलते हैं। और ये बानाबरद हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा जी? दुर्ग में मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमें गुप्त काल के क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। देखिए 23 नंबर, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। आपको बताना है कि पहला लोकल डायनेस्टी कौन था, पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन था। तो सबको पता है यार, छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन था, राजर्षि तुल्य। कौन था जी, राजर्षि तुल्य, जिन्होंने आरंग के क्षेत्र में शासन किया था। तो क्या यहाँ पे राजर्षि तुल्य है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। आप जो क्वेश्चन, आप जो थ्योरी पढ़े हैं वो अल्टीमेट ट्रूथ है, आपको अंतिम सत्य मान के चलना है। ऐसा नहीं है ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इनमें से कोई एक लगा देते हैं, तीन ठो जो दिख रहा है। ऐसा करने वाला हमेशा क्या होगा, कम नंबर गेन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश हम किसको लेते हैं जी, राजर्षि तुल्य। ऑप्शन में नहीं है तो हमें क्या लगाना है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। पुष्करी पर शासन करने के लिए किन दो राजवंशों के मध्य संघर्ष होता है। पुष्करी या भोपालपट्टनम किसकी कैपिटल थी जी, पुष्करी या भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम आप सभी को पता होगा नल वंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी जी, नल वंश। तो एक तो कंफर्म है नल वंश होगा, और दूसरा कौन सा होगा, तो वाकाटक। तो याद रखना ये सी ऑप्शन राइट है। वाकाटक और नल वंश के बीच में हमें संघर्ष देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, और उसका कहीं न कहीं रीजन कौन सा था जी, पुष्करी। याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 25 नंबर, सिंगनपुर की गुफा स्थित है। तो सिंगनपुर की गुफा कहाँ है जी, सिंगनपुर की गुफा रायगढ़ में है। क्या रायगढ़ में ऑप्शन है, जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, शक्ति। तो डी ऑप्शन राइट है। सीधा सीधा याद रखना, सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, तो रायगढ़ के चौर ढाल पहाड़ी पे मिलेगा, जो ऑप्शन में आपको नहीं दी गई है। इसके बाद चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। निम्न मंदिरों को उनके निर्माण क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। कुछ आपके मंदिर दिए गए हैं और उन मंदिरों का निर्माण जिस टाइम पीरियड में हुआ है, तो जो पहले हुआ है और जो बाद में हुआ है उसको व्यवस्थित करना है, आपको क्रम से जमाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको क्रम से जमाने का प्रयास करते हैं। सन डायनेस्टी को लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। पाली के शिव मंदिर का निर्माण बाण वंश ने किया। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का पांडु। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का भी पांडु वंश ने। ठीक है, रतनपुर का महामाया तो कलचुरियों का है, और खल्लारी का विष्णु मंदिर भी क्या है जी, कलचुरियों का है। तो इसमें सबसे पुराना अगर देखा जाए तो कौन सा होगा जी, तो पांडु वंश पहले आ जाएगा। और पांडु में भी याद रखना खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो 3 से स्टार्ट होगा ऑप्शन, ये हो गया पहला। ठीक है, इसके बाद आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो ये हो जाएगा दूसरा। तो 3 और 2 देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, 3 और 2 एक ही में मिल रहा है, ये ऑप्शन राइट है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया भैया। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर पहला हो जाएगा, फिर लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन होगा, तो ये वाला। तो ये आपका सीधा सीधा राइट आंसर है। याद रखिए ये ऑप्शन, ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में 1 से 2 ऑप्शन भी मिल गए तो बाकी आपके आंसर तुरंत पकड़ में आ जाता है। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान किन शासकों को पराजित किया था। तो बार बार पढ़ते हैं यार कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया, और दक्षिणापथ अभियान में उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के 2 राजाओं को हराया था। एक नल वंश के किसको जी, व्याघ्रराज को, और एक वाकाटक वंश के महेंद्र सेन को। तो देखिए 2 ऑप्शन मिलेंगे, व्याघ्रराज और महेंद्र सेन। 2 और 3 किसमें है, हाँ तो 2 और 3 ये रहा आपका। ठीक है, तो याद रखना बी ऑप्शन राइट है। कौन सा क्वेश्चन का जी, 27। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक साइड में क्वाइंस वगैरह दिए गए हैं, कुछ मंदिर दिए गए हैं, और एक साइड में आपका राजा दिए गए हैं। क्या वो आपका सही है कि गलत है, उसको फाइंड आउट करना है। धनुर्धारी सिक्का हमें विक्रमादित्य के मिलते हैं, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। केवटीन मंदिर से जुड़ा हुआ आपका पुजारी पाल, तो ये भी है।
रत्न जड़ित तांबे का सिक्का भी हमें मिलता है किसका जी, कुमार गुप्त का। तो ये डी ऑप्शन याद रखना राइट है, सभी इसके क्या है जी, सुमेलित है। क्लियर है, तो याद रखना 28 का कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है। 29, वाकाटक वंश के किस शासक का विवाह विक्रमादित्य या जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। वाकाटक वंश का राजा हमारा जो था उसका नाम था रुद्रसेन सेकंड, जिसका मैरिज आपका गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो याद रखना 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है फटाफट। सर्वाधिक नल वंशीय स्वर्ण सिक्के एडेंगा और कुलिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त दो स्थल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं। तो सभी को पता होगा यार, एडेंगा हमें मिलेगा कहाँ जी, कोंडा गांव में। कहाँ मिलता है, कोंडा गांव। और कुलिया कहाँ मिलेगा, बालोद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखना सर्वाधिक नल वंशीय स्वर्ण सिक्के एडेंगा और कुलिया नामक गांव एरिया से मिलते हैं, जो कि कोंडा गांव और कौन से जिले में मिलेगा, बालोद में। 31 देखिए, कलचुरी वंश की राजधानी नहीं थी। तो कलचुरी वंश की 5 राजधानियां आप सब लोग पढ़े होंगे। पहली राजधानी तुमान, दूसरी राजधानी रतनपुर, तीसरी राजधानी छुरी कोस गई, चौथी राजधानी क्या बनती है जी, खल्लारी, और पांचवी राजधानी मिलता है हमें रायपुर। तो कौन नहीं रही है, तो जांजगीर कभी भी राजधानी नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 32 नंबर का। किस कलचुरी शासक ने उद्योग केसरी को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 32 का 32 का राइट आंसर याद रखना रत्नदेव प्रथम। क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन राइट है। इन्होंने कलचुरी शासक उद्योग केसरी को हरा करके इन्होंने क्या किया था, सिरपुर पर कब्जा किया था। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। निम्न कलचुरी वंशीय शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। जो पहले शासन किए हैं और जो बाद में शासन किए हैं उसके एक सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। तो देखिए भाई, बहारेंद्र शाह, राज सिंह, कल्याण सिंह, प्रतापमल, रघुनाथ सिंह। तो इसमें अगर क्रम देखा जाए तो आपका देखिए प्रतापमल पहले आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतापमल के बाद में आ जाता है अंधकार युग, और बाकी जितने राजा मिल रहे हैं हमें लगभग अंधकार युग के आगे के राजा हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्रतापमल। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ए और कौन सा जी, सी, क्योंकि 4 से चालू हो रहा है। प्रतापमल के बाद कौन सा राजा मिलेगा, तो बहारेंद्र शाह। तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए भाई 4 के बाद 1 तो दोनों में ही है। उसके बाद आगे देखते हैं, बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण साय, तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए 4 1 3 किस में है, तो डी ऑप्शन। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न शासकों को क्रम से जमाइए। सेम है, ये आपके सब किस वंश के शासक हैं जी, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश। और छिंदक नागवंश के राजाओं में देखा जाए तो सबसे पहला कौन हो जाएगा जी, नृपति भूषण, जो कि इस वंश का क्या माना गया है, संस्थापक। 4 से तो सभी चालू हो रहे हैं भाई। नृपति भूषण के बाद धारा वर्ष हो जाएगा, तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 दो ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कट गया आपका। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम, तो ये हो जाएगा 3। तो 4 1 उसके बाद 2, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी, डी ऑप्शन। याद रखना सोमेश्वर प्रथम के बाद में आएंगे कौन, सोमेश्वर सेकंड। ठीक है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन। किस कलचुरी शासक के शासन काल के बाद को अंधकार का युग कहा जाता है। तो अभी अभी मैंने इसका आंसर दिया, वो राजा है प्रतापमल। कौन है जी, प्रतापमल के शासन काल के बाद लगभग 200 से 250 सालों तक कलचुरियों की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए उस टाइम पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, अंधकार युग के नाम से
जानते हैं। क्लियर है? तो याद रखना वो कौन सा राजा था जी? प्रताप मल। देखिए भाई 36 नंबर का क्वेश्चन, उद्योग केसरी नामक शासक का संबंध किस वंश से है? तो उद्योग केसरी को लगा देना सोम वंश। कौन सा वंश जी? सोम वंश से संबंधित है कौन सा पर्सन? उद्योग केसरी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। कथन प्रथम, रामचंद्र देव ने रायपुर को राजधानी बनाया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा, क्योंकि रायपुर को कैपिटल रामचंद्र देव ने नहीं बनाया था, ब्रह्मदेव ने बनाया था। ब्रह्मदेव ने रायपुर को बसाया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है जी? गलत। बसाने वाले पर्सन रामचंद्र देव, राजधानी बनाने वाले कौन है जी? ब्रह्मदेव। लाहौरी शाखा की प्रथम राजधानी रायपुर थी, तो ये भी क्या है जी? गलत। लाहौरी शाखा की पहली राजधानी कौन थी? खल्लारी थी। तो याद रखिएगा तीनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे, फाल्स हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर, किसके शासन काल में भास्कर पंथ का अटैक हुआ था? तो रघुनाथ सिंह। कब हुआ था? 1741 में। क्लियर है? तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, याद रखना, सीधा सीधा आंसर देखना है। किसके शासन काल में भास्कर पंथ का अटैक हुआ? तो क्या लगाएंगे? रघुनाथ सिंह। कब हुआ? 1741। रघुनाथ सिंह हार गया और ये शाखा को आपका किसने कब्जा कर लिया? मराठों ने कब्जा कर लिया था। 39, रतनपुर के किले का अन्य नाम? तो रतनपुर के किले को हाथी किला और गज किला दोनों कहते हैं। तो ए और बी दोनों क्या है जी? सही है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। याद रखना रतनपुर के किले को हम क्या बोलते हैं जी? गज किला भी कहते हैं और हाथी किला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा जनजाति विद्रोह भैरम देव के शासन काल में नहीं हुआ है? चलिए देखते हैं भाई, भैरम देव के शासन काल में हमें 3 जनजाति विद्रोह देखने को मिलेगा। कितना जनजाति विद्रोह हुआ था जी? 3। कौन कौन सा? कोई, मुड़िया और कौन सा हुआ था? लिंगियागिरी। ठीक है। तो देखिए भाई, कोई है, मुड़िया है, लिंगियागिरी है। मेरिया विद्रोह हमें नहीं देखने को मिलेगा। किसके समय जी? भैरम देव के समय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखना नहीं हुआ पूछा है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन को पूछता है तो अपने कॉपी में हमेशा आप क्या कर लेना? नहीं को हाईलाइट कर लेना, ताकि आप दिमाग में उसको रख पाओ और सही आंसर ले सको। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए भाई 41 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस्तर क्षेत्र का प्रथम विद्रोह हम किसको मानते हैं? हलवा विद्रोह, जो कि 1774 से लेकर के कब होता है? 1777। तो प्रथम विद्रोह याद रखना हलवा विद्रोह, जो दरिया देव और अजमेर सिंह के बीच में क्या था जी? एक सत्ता का संघर्ष था। ठीक है। 42, बस्तर का प्रथम शहीद हम किसको बोलते हैं? गेंद सिंह को, जिनको 1825 में क्या दी गई थी जी? फांसी दी गई थी। और इनको बस्तर का क्या बोलते हैं जी? प्रथम शहीद के नाम से जानते हैं। किस विद्रोह में भाग लिया था इन्होंने? तो गेंद सिंह ने लिया था परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? परलकोट विद्रोह, जो 1824-25 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित है उसको पहचान करना है। कोई का क्या नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा था? तो नहीं। कोई का नेतृत्व करता नांगुर लोडला था, तो ये गलत हो गया। लिंगियागिरी का नांगुर दोरला, गलत। तारापुर हिडमा मांझी, ये भी गलत। हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, तो बिल्कुल सही। हलवा विद्रोह के जो नेता थे, जिनको हम क्रांति का मसीहा के नाम से जानते हैं, और वो कौन है यार? अजमेर सिंह। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? हरिश्चंद्र देव। सीधा सीधा। पहला राजा कौन था? नृपति भूषण। अंतिम राजा कौन था? हरिश्चंद्र देव। और हरिश्चंद्र देव को ही हराया था किसने? अन्नम देव ने। और अन्नम देव ने किस वंश की शुरुआत किया था? काकती वंश की शुरुआत किया था। 45, छिंदक नागवंशीय स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है।
सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि छिंदक नागवंश के टाइम पीरियड में जो मंदिर बना उनमें ये चार ऑप्शन में कौन सा मंदिर नहीं है आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखिए भाई, छिंदक नागवंश के लोगों ने मामा भांजा मंदिर बनवाया, बिल्कुल सही। नारायण पाल का विष्णु मंदिर, बिल्कुल सही। बत्तीसा मंदिर, बिल्कुल सही। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जो होता है सबको पता होगा, अन्नम देव के द्वारा किया जाता है। और अन्नम देव किस डायनेस्टी का रूलर था? काकती वंश का राजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन जी? ए ऑप्शन। ठीक है, 46 नंबर देखिए, किस काकतीय शासक के शासन काल में घटे पौनी की प्रथा प्रचलित थी? पता होगा घटे पौनी की प्रथा क्या है। तो एक देह व्यापार की प्रथा थी। कैसी देह व्यापार? तो चार समुदाय की स्त्रियां देह व्यापार करती थी, सुंडी, कलार, पनरा, धोबनी, ऐसे करके अपने ही समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा उनको खरीदा जाता था। और इस प्रथा को क्या बोलते हैं? घटे पौनी प्रथा, जिसका मीनिंग क्या था? कुटुंब की बहाली। ठीक है, और ये भी माना जाता था कि इससे राजा को इनकम होता था, प्रॉफिट होता था। और किसके समय होता था? तो रुद्र प्रताप देव के समय होता था। याद रखिएगा, प्रथा का नाम क्या है जी? घटे पौनी प्रथा, जिसकी जानकारी आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, चैपमैन नाम के एक पर्सन ने दिया था। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। चलिए भाई देखिए यहां से 47। ठीक है, कलचुरियों के लाहौरी शाखा का अंतिम शासक कौन था? लाहौरी शाखा मतलब इसको हम रायपुर शाखा के नाम से जानते हैं। कौन सी शाखा जी? रायपुर। और रायपुर शाखा का अंतिम राजा कौन था? अमर सिंह था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। 48, कलचुरी काल में मुख्य ग्राम को क्या कहते थे? तो जेष्ठिका ग्राम। ज्येष्ठ मतलब मुख्य या बड़ा, याद रखना इसको क्या बोलते थे? जेष्ठिका गांव। 49, सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से राइट सुमेलित है अगर पूछे? गमागमिक, ग्राम प्रमुख, पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख, नैमित्तिक, कोषाध्यक्ष, घटपति, दुर्ग रक्षक। तो बी ऑप्शन राइट है। याद रखना, पूर्व प्रधान किसको बोलते थे? नगर प्रमुख को कहा जाता था। ये भी कलचुरी प्रशासन से पूछा गया है। ठीक है, चलिए भाई 50, रायपुर का प्राचीन नाम? हीरापुर, भांडेर, चित्रांगतपुर, हाटकपुर। तो रायपुर का पुराना नाम हाटकपुर मिलता है। भांडेर पुराना नाम आरंग का मिलेगा। चित्रांगतपुर पुराना नाम किसका मिलेगा? सिरपुर का देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हाटकपुर। क्या नाम है जी? हाटकपुर। 51, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? कोटगढ़, कंडरी, मोहंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब केवल दो, क्योंकि कंडरी और करकट्टी ये दो गढ़ जो मिलते हैं रतनपुर के अधीन 18 गढ़ों में, ये आपको एमपी के एरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? एमपी। तो याद रखना, आपको 18 और 18 जो 36 गढ़ है टोटल, उनको भी याद करके जाना है। कोई सा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंडरी और करकट्टी कहाँ मिलेगा जी? एमपी। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। 52 नंबर कथन दिए गए हैं और आपको राइट स्टेटमेंट, सही कथन को पहचान करना है। कल्याण साय ने गज किला में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। गज किला मतलब जानते हैं, रतनपुर का जो किला है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रतनपुर के समीप जूना शहर का निर्माण सरदार सिंह ने कराया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। मोहन सिंह मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक था। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है जी? गलत है। मोहन सिंह मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी नहीं था, रघुनाथ सिंह था। कौन था जी? रघुनाथ सिंह, जिसके टाइम पीरियड में 1741 में अटैक हुआ था किसका? भास्कर पंत का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट क्या है जी? गलत। तो केवल एक सही होगा। क्लियर है। 52, भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे कौन से वंश के लोग? तो छिंदक नाग वंश। याद रखना, इनका टाइटल हुआ करता था, कौन सा टाइटल जी? भोगवतीपुरेश्वर। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। शासक और राजधानी को सुमेल करना है, सुमेलित करना है, दोनों को मैच करना है कि कौन शासक और उसकी राजधानी क्या रही थी। ठीक है, दलपत देव, दिक्पाल देव, पुरुषोत्तम देव, अन्नम देव। तो अगर एक दो भी पता है तो राइट आंसर मिल जाता है। देखिए अन्नम देव,
ये काकती वंश का राजा जिनकी राजधानी मंदहोता। तो द का एक देखिए किस में है जी, द का एक तो एक ही में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। द है, अन्नम देव की कैपिटल मंदहोता मिल जाएगा, बाकी को आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सही सुमेलित है, आपको राइट जो मैच है उसको पहचान करना है। भोरम देव मंदिर रामचंद्र देव द्वारा निर्मित है, तो गलत। भोरम देव मंदिर को गोपाल देव के टाइम पीरियड में बनाया गया था, लक्ष्मण देव के द्वारा, ठीक है। तो इसका आपका ये हो गया। मड़वा महल गोपाल देव द्वारा निर्मित, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, गलत। क्योंकि मड़वा महल जो है ये निर्माण करवाते हैं रामचंद्र देव, तो जस्ट उल्टा दे दिया गया है कह सकते हैं। तो इसके दोनों ही आपको स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे जी, गलत हो जाएंगे, ठीक है। 56 कोट पाट की संधि किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो सबको पता होगा, कोट पाट की संधि 6 अप्रैल कब हुआ था जी, 1778 को, जिस समय काकती वंश का राजा था दरिया देव। कौन था जी, दरिया देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखना, कोट पाट की संधि 6 अप्रैल 1778 को दरिया देव के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। चलिए भी इसके बाद हमें सही संबंध है, कौन सही संबंधित है आपको बताना है। अजमेर सिंह बस्तर का प्रथम शहीद, गलत। बस्तर का प्रथम शहीद गेंद सिंह को कहते हैं, किसको बोलते हैं जी, गेंद सिंह को। राजपाल देव क्रांति का मसीहा, ये भी क्या है, गलत। क्रांति का मसीहा हम अजमेर सिंह को कहते हैं, किसको बोलते हैं जी, अजमेर सिंह को। रानी चोरिस प्रथम विद्रोही, बिल्कुल सही। इनका रियल नेम क्या था जी, जुगराज कुंवर, जुगराज कुंवर। और आप सभी को पता होगा, इन्होंने अपने हस्बैंड भैरम देव के खिलाफ क्या किया था जी, विद्रोह किया था। क्योंकि भैरम देव तीसरी शादी करने वाला था, नवा बाई से, नवा नवा बाई खोज रहा था कह सकते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ की पहली विद्रोही किसको माना जाता है जी, जुगराज कुंवर को। और उसका नाम मिलता है रानी चोरिस, ठीक है। 58 शीशे और पत्थर का युद्ध का संबंध किस विद्रोह से है? तो किस जनजाति विद्रोह को शीशे और पत्थर का युद्ध कहते हैं? तो भूमकाल विद्रोह को कहते हैं, जो कि 1910 में आपको देखने को मिलेगा। रुद्र प्रताप देव के समय यह होता है, जिसके नेता का नाम क्या था जी, गुंडाधुर। क्या नाम था, गुंडाधुर। तो याद रखिएगा, 1910 रुद्र प्रताप देव गुंडाधुर के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह, जिसको क्या कहा गया है जी, शीशे और पत्थर के युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मेरिया विद्रोह का संबंध है। तो मेरिया विद्रोह जानते होंगे 1842 से लेकर 1863 में देखने को मिलेगा, जिसका कारण क्या था जी, नर बलि प्रथा। कौन सी प्रथा, नर बलि प्रथा देखने को मिलेगा, कहाँ पे, दंतेश्वरी माता के मंदिर में। इसी का अंग्रेजों ने विरोध किया कि किसी व्यक्ति की बलि मत चढ़ाओ ऐसे करके। तो वहां के जो जनजाति थे वो भड़क जाते हैं और एक जनजाति विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह, मेरिया विद्रोह। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा जी, नर बलि प्रथा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 60 बस्तर के किस शासक के ताम्रपत्रों से नरबलि प्रथा का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताएंगे फटाफट। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मधुरांतक देव। क्या लगाएंगे जी, मधुरांतक देव के ताम्रपत्रों से हमें ऐसी जानकारी मिलता है, कौन सी प्रथा का, नरबलि प्रथा। चलिए 61 रतनपुर में स्थित है, तो गज किला है, खंडोबा मंदिर है, सती चौरा जहां पे उमाबाई सती हो गई थी, किसकी पत्नी, बिम्बाजी भोसले की, राम टेकरी मंदिर ये भी है। तो याद रखना, रतनपुर में ये सभी जगह हमें मिल जाएंगे, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वे 62 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको, क्या आंसर होगा। निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार जमाइए,
कुछ हमें यहाँ पे घटनाएं दी गई है और उसको सही कालक्रम में आपको जमाना है और जो पहले हुआ है और जो बाद में हुआ है उसका एक सही क्रम आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत कब होता है जी? 1758 के आसपास। ठीक है, सूबा शासन आगे 1787 में देखने को मिलेगा। पुनः मराठा शासन तो 1830 चला गया। ब्रिटिश नियंत्रण में मराठा शासन ये आपका कब होगा? 1758 से 87, 1787 से 1818, तो 1818 से लेकर के 1830 ये टाइम पीरियड है। अप्रत्यक्ष मराठा शासन तो जानते होंगे 1741 में मराठों का अटैक फिर कब्जा और 1758 तक जो चला था। तो इसका सबसे पहला हो जाएगा 5, 1741 से 1758, और उसके बाद देखिए कौन सा हो जाएगा जी? 1758 मतलब एक, तो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन जी? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, जस्ट बगल में उसका डेट को याद करना है कि किस टाइम पीरियड में आपका ये हुआ है। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस मराठा शासक ने शासन किया? तो सभी को पता होगा प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत 1758 में कौन करते हैं जी? बिम्बाजी भोसले। ठीक है, तो ये आपके प्रथम मराठा शासक है छत्तीसगढ़ में, जिसकी कैपिटल क्या देखने को मिलता है? रतनपुर। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन, कथन दिए गए हैं, इसको हमें फाइंड आउट करना है सही की गलत। बिम्बाजी परगना पद्धति का सूत्रधार कहा जाता है, तो बिल्कुल सही भी, परगना पद्धति का विचार रखते थे ये। वेंको जी को परगना पद्धति का जन्मदाता बोलते हैं, तो गलत, नहीं, वेंको जो की जन्मदाता नहीं बोलते, इनको हम कहते हैं विठल राव दिनकर। ठीक है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को आपको लागू किया था और 27 परगनों में छत्तीसगढ़ को बांटा था। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी? गलत। तो याद रखना ऑप्शन ए। चलिए 65 सही सुमेलित है, कौन से इसमें राइट आपका मैच है, आपको चूज करना है। प्रथम सूबेदार केशव गोविंद गलत, अंतिम सूबेदार विठल राव गलत, सबसे लंबा समय तक सूबेदार महिपत राव दिनकर गलत, अल्प अवधि तक सूबेदार भवानी कालू बिल्कुल सही। याद रखना डी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन जी? डी। ठीक है, प्रथम सूबेदार केशव गोविंद नहीं थे, सबको पता होगा। कौन थे तो जी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी यात्री फॉरेस्टर का आगमन किस सूबेदार के काल में हुआ था? तो फॉरेस्टर सबको पता होगा, पहले सूबेदार के समय आते हैं महिपत राव दिनकर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट होगा। 67 निम्न ब्रिटिश अधीक्षकों को क्रम से जमाइए। तो सभी ब्रिटिश अधीक्षक जानते होंगे इनका क्रम, एडमंड, एगेन्यू, एगेन्यू, हंटर, सैंडीज, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। देखिए भाई इसी क्रम में आपका मिल जाएगा, एडमंड, फिर एगेन्यू और इसके बाद सैंडीज। तो 2 1 3, देखिए 2 1 3 किस में है? ये आपका बी ऑप्शन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सभी को लिख लो, देख लो कहीं पर एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडीज, विल्किंसन, क्रॉफर्ड लिखा है और उसके आधार पर उसको जमा दो। ठीक है, 68 किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रायपुर को अपनी कैपिटल बनाया था? तो जानते होंगे एगेन्यू ने। किसे बनाया था जी? एगेन्यू ने अपनी कैपिटल रायपुर को बनाया था। उसके पहले जो आपका कैपिटल था वो क्या था? रतनपुर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर का। सही सुमेलित है, आपको जो राइट मैच है उसको बताना है। फडणवीस सर्वोच्च लेखाधिकारी, अमीन खजांची कमोबेश लगान निर्धारण, बरार पांडे राजस्व की त्रुटि रहित गणना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा जी? ए ऑप्शन। फडणवीस सर्वोच्च लेखाधिकारी को कहा जाता था मराठा काल में। ठीक है, 70वें नंबर का क्वेश्चन, मराठा काल में गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाले कर को हम पंडरी बोलते थे। क्या बोलते थे जी? पंडरी। सायर क्या था? तो आयात और निर्यात पे लगने वाले कर को सायर कहते थे। टकोली क्या था? तो एक प्रकार के वार्षिक कर को हम क्या बोलते थे? टकोली के नाम से जानते थे।
सेवई क्या था, तो छोटे छोटे अस्थायी करों को हम क्या बोलते थे, सेवई के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये मराठा कालीन टैक्स सिस्टम है, जिसमें एक और याद रखना, कलाली। कलाली शब्द है और ये लिया जाता था किससे जी, मादक पदार्थों पे लगने वाले कर को क्या बोलते थे, कलाली के नाम से जानते थे। 71, वी नारायण सिंह ने किस व्यापारी के गोदाम को लूटा था, तो माखन लाल, जानते होंगे कसडोल का ये व्यापारी था। कहाँ का जी, कसडोल का। और इसी माखन लाल के शिकायत पर आपका स्मिथ नाम के अंग्रेज जो थे, उन्होंने पकड़ा था किसको, वीर नारायण सिंह को। ठीक है, तो याद रखना, ये माखन लाल कसडोल का व्यापारी था और इसी के गोदाम को लूट लिया था किस पर्सन ने जी, वीर नारायण सिंह ने। चलिए 72 नंबर, छत्तीसगढ़ के 3 प्राचीनतम तहसील कौन कौन थे, तो याद रखना, धमतरी, रायपुर और रतनपुर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, धमतरी, रायपुर, रतनपुर। लगभग 1854 के आसपास ये 3 तहसील हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 73, निम्न घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ घटनाएं हैं जिसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है और उसके आधार पे आंसर लेना है। चलिए भाई देखते हैं। नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1854 के आसपास होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का प्रारंभ 1855 के आसपास देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ को एक पृथक संभाग का दर्जा 1862 में। बिलासपुर में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था लगभग 1868 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आपका इसी क्रम में हो जाएगा 4 3 2 1। देखिए भाई 4 3 2 1 किसमें है, ए ऑप्शन। किसमें है जी, ए ऑप्शन। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के बम भंग आंदोलन में बिलासपुर से नेतृत्व करने वाले जो पर्सन थे, उनका नाम था ताराचंद। क्या लगा देना जी, ताराचंद के द्वारा बंग भंग आंदोलन को आपका किया गया था कब, 1905 में। 75, कथन 2 दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं और सही या गलत को आपको चूज करना है। समित्र मंडल की स्थापना 1906 में हुआ, सही। तृतीय प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन 1907 में रायपुर में हुआ। देश का प्रथम छात्र हड़ताल पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ, गलत। तो 1 और 2 सही हैं और 3 क्या होगा जी, गलत। तो देखिए सी ऑप्शन मिलेगा, केवल 3 क्या हो जाएगा, गलत। 1 और 2 क्या मिलेंगे आपको, सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। होम रूल आंदोलन के संबंध में सत्य कथन क्या है। छत्तीसगढ़ से सदस्यों की संख्या 125 थी, सर्वाधिक सदस्य रायपुर से। छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग का प्रभाव था। तो ये आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा जी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग आंदोलन देखने को मिलता है। 77, सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, महंत नयन दास गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया था 1921 में, बिल्कुल सही है। मास्टर शिवलाल मिल मजदूर आंदोलन, असगर अली रॉलेट एक्ट कानून, विष्णुदत्त शुक्ल किसान मजदूर सभा। तो उसका सही सुमेलित नहीं है पूछा है तो क्या लगाएंगे, सी। क्योंकि असगर अली जी का संबंध जो है खिलाफत आंदोलन से है। कहां से है जी, खिलाफत मूवमेंट से है, जो 1920 में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और इन्होंने रायपुर से खिलाफत समिति वगैरह में आपका काम किया था, जनता को संबोधित वगैरह किया था। तो याद रखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन है जी, सी। 78, राजनांदगांव में मिल मजदूर आंदोलन आयोजित हुआ था। तो पहला 1920, दूसरा 1924 और तीसरा 1937। तो ये आपका उपरोक्त सभी याद रखना, 20, 24 और कब हुआ था, 37 में। चलिए नेक्स्ट 79, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन 20 नवंबर 1920, गलत। गांधी जी का पहला छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था जी, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय आते हैं, याद रखिएगा 20 दिसंबर 1920। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन 22 नवंबर 1930, गलत। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ आगमन 22 नवंबर 1933 में होता है।
कब होता है जी? 22 नवंबर 1933 को। और इस समय आने का पर्पस क्या था? तो अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाना। क्लियर है, याद रखेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों ही क्या है जी? गलत है। ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ 1 जनवरी 1948। क्या लगाएंगे? 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का क्या हुआ था जी? विलय हुआ था। 81, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासकों ने महंत की उपाधि धारण की थी? याद रखना, छुई खदाना और राजनांदगांव। 2 और 4 सही है, देखिए सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छुई खदान और राजनांदगांव रियासत के जो पर्सन थे, उन लोग उपाधि धारण करते थे किसका जी? महंत का। ठीक है। देखिए 82, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर चरी कर के विरोध में किसान आंदोलन हुआ था? तो क्या लगा देना, सारंगगढ़ में आपका देखने को मिलता है जो चरी नामक कर के विरोध में क्या हुआ था जी? आंदोलन हुआ था। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण करता और स्थान के मध्य सही संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन हमारा यह है कि 1947 15 अगस्त जो भारत आजाद हुआ था, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता थे अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किए थे, सबने पढ़ा होगा। तो किस इस नेता ने किस जगह पे आपका ध्वजारोहण किया, इसको आपको मैच करना है। ठीक है। तो देखिए भाई, करते हैं वामन राव लाखे। तो वामन राव लाखे जी ने कहा से किया था जी? रायपुर। वो भी कौन सा जगह? गांधी चौक से। तो एक आपका दो हो जाएगा। आर के पाटिल ने भी रायपुर के पुलिस लाइन से किया था। तो दो के बाद तीन, तो देखिए भाई, दो के बाद तीन दो में मिलेगा, ये दो तो कट गए आपके। घनश्याम सिंह गुप्त नेता है दुर्ग क्षेत्र के, तो ये दुर्ग से करेंगे। तो सी का चार हो जाएगा, तो सी का चार भी आपका देखिए अभी तक मैच हो रहा है। राम गोपाल तिवारी आपका करेंगे कहां से जी? बिलासपुर। तो डी का आपका हो जाएगा कौन सा? ये वाला। तो याद रखना, बी ऑप्शन राइट है। रविशंकर शुक्ल जी करेंगे सीताबर्डी नागपुर से। ठीक है। तो ये भी हो गया। याद रखेंगे किस नेता ने कहां से किया? वामन राव लाखे गांधी चौक रायपुर, आर के पाटिल पुलिस लाइन रायपुर, घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग से, राम गोपाल तिवारी ने कहां से किया? बिलासपुर से, और पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहां से किया? सीताबर्डी नागपुर से। ठीक है। इसके बाद देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में देसी रियासत में शामिल सदस्य थे। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ से टोटल 6 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से गए थे। कहां से गए थे जी? ब्रिटिश प्रांत से। और जो 3 सदस्य थे वो देसी रियासत से गए थे। कहां से गए थे? देसी रियासत से। क्या पूछा है? संविधान निर्मात्री सभा में देसी रियासत से शामिल सदस्य थे। तो देसी रियासत से 3 लोग कौन कौन थे? किशोरी मोहन त्रिपाठी जाते हैं रायगढ़ एरिया से। कहां से जी? रायगढ़ क्षेत्र से। ठीक है। इसके बाद आपका रघुराज सिंह जाएंगे, सरगुजा क्षेत्र से जाते हैं। और राम प्रसाद पोटाई जाते हैं कहां से जी? कांकेर एरिया से। तो देखिए, किशोरी मोहन त्रिपाठी, रघुराज सिंह और राम प्रसाद पोटाई देसी रियासत से। तो 2 4 और 5। तो सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन जी? सी। बाकी जो 3 जाते हैं वो आपका ब्रिटिश प्रांत से रविशंकर शुक्ल हैं, घनश्याम सिंह गुप्त है, बैरिस्टर छेदीलाल है, ऐसे करके याद रखेंगे। ठीक है। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना का संबंध छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं था? बिलासपुर में विद्यार्थियों का विशाल जुलूस है, दुर्ग कचहरी में आग लगी है, रायपुर में विशाल जुलूस का आयोजन बिल्कुल सही है। वानर सेना का गठन छत्तीसगढ़ में याद रखना, एक तो 1930 में और एक 1932 में देखने को मिलेगा। 30 में आपका बिलासपुर में और 32 में रायपुर में। ठीक है। तो वानर सेना का संबंध इससे नहीं है। वानर सेना जो आपका गठन होगा, ये बेसिकली आपका होता है किसमें जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 86, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों पर जंगल सत्याग्रह होता है? तो सभी को पता होगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या हुए थे जी? जंगल सत्याग्रह हुए थे, जिसमें मोहबना भी था, तमोरा भी था, लभरा भी था, ईदा खार भी था, गट्टा सिल्ली भी था। तो ये सभी क्या है जी? सही है, याद रखना।
ये सभी में 1930 के टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलेगा? जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों में शामिल नहीं है। 5 पांडवों का गठन किया गया था 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, जो कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। शिवदास डागा सहदेव बने थे, वामन राव लाखे भी बने थे, आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी पोस्ट में थे, लेकिन रविशंकर शुक्ल किसी भी प्रकार के पांडव के आपका क्यों नहीं बने थे, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा जी? ए। शिवदास डागा आपका सहदेव बने थे। क्या बने थे जी? और वामन राव लाखे क्या बने थे? ये युधिष्ठिर बने थे। क्या बने थे जी? युधिष्ठिर। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन बने थे। क्या बने थे जी? अर्जुन। जबकि रविशंकर शुक्ल किसी भी प्रकार का कोई पांडव नहीं बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 88। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। रायपुर में, धमतरी में। तो ये और बी दोनों सही हैं। डी ऑप्शन राइट है, याद रखना। दो जगहों पे हुआ था, एक रायपुर में हुआ था और एक कहाँ पे हुआ था जी? धमतरी में, ठीक है। कर मत दो, पट्टा मत लो, जो आंदोलन था ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 90। रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया था 1928 में, याद रखिएगा। 91 क्वेश्चन का आंसर 3 अक्टूबर 1924 को छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत करने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो 1924 में जानते होंगे धमतरी में आपका हिंदू मुस्लिम झड़प हो गया था। क्यों? एक मस्जिद के सामने बाजा बजा दिया गया था, जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे को मार काट रहे थे। और ऐसे स्थिति में पंडित सुंदरलाल शर्मा बीच में आकर के सबको क्या करते हैं जी? शांत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहाँ पे? धमतरी। 92 क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को क्रम से जमाइए। छत्तीसगढ़ में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। सिहावा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था जी? 1922। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर, यह 1924 के आसपास। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में, ठीक है। तो सबसे पहला घटना हो जाएगा कंडेल नहर सत्याग्रह, 4 से चालू होगा। इसके बाद कौन होगा? सिहावा जंगल सत्याग्रह 2। 4 2 से देखिए 2 हो गए। इसके बाद कौन हो जाएगा जी? पहला हो जाएगा 4, इसके बाद 2, इसके बाद देखिए 22 के बाद 23, तो 1। तो 4 2 1 कहां से चालू हो रहे हैं? 4 2 1। डी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन जी? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। कहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय का गठन नहीं हुआ था? तो याद रखेंगे दुर्ग में नहीं हुआ था। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में देखने को मिलेगा। कहाँ पे नहीं हुआ था जी? दुर्ग में नहीं हुआ था, ठीक है। 94, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि का त्याग करने वाले जो पर्सन थे वो नागेंद्र नाथ डे थे। याद रखना यहाँ पे जब राय बहादुर आता है तो नागेंद्र नाथ डे हैं। अगर यहीं पर पूछे राय साहब, तो राय साहब की उपाधि का त्याग किसने किया था? वामन राव लाखे ने। किसने किया था जी? वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। और राय बहादुर की उपाधि का त्याग नागेंद्र नाथ डे ने किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का। कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह सबको पता है 1920 में हुआ था, जो 3 नेताओं के नेतृत्व में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघवाले और सुंदरलाल शर्मा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही दिख रहे हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये ऑप्शन राइट होगा। 96, निम्न घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जनेऊ धारण कार्यक्रम सुंदरलाल शर्मा ने 18 में चलाया। राजीव मंदिर में प्रवेश 1925 में देखने को मिलेगा। गांधी जी का प्रथम आगमन 1920 में देखने को मिलेगा। तृतीय मिल मजदूर हड़ताल 1937 में देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई इसके आधार पे कौन सा हो जाएगा जी? पहला, उसके बाद आपका 3, फिर आपका
2 और फिर 4, तो 1 3 2 4 देखिए कहां पर है, 1 3 2 4 डी ऑप्शन, तो ये डी बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे। ठीक है। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित है इनमें से कौन सा, तो ये सरगुजा रियासत को डंडोरा कहते थे, ये सही सुमेलित है, बाकी आपका सुमेलित नहीं है। 1998 क्वेश्चन देखिए, 1915 में मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। मालगुजार कहने का मतलब जो टैक्स वैक्स लेते थे उनको बोला जाता था, और इनका एक सम्मेलन हुआ था कहाँ पर जी, रायपुर में। कब, 1915 में, क्योंकि इनके अधिकारों को ही छीना जा रहा था, कह सकते हैं, किसी बिल के माध्यम से, जिसका विरोध के लिए इन्होंने सम्मेलन किया था। ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र साय का विद्रोह हुआ था कब जी, 1857 की क्रांति में, कहां से, तो संबलपुर। कहां से हुआ था जी, संबलपुर। सोना खान में आपका वीर नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, तो याद रखना, सुरेंद्र साय का विद्रोह 1857 के विद्रोह में कहां से जी, संबलपुर से हुआ था। ये ऑप्शन राइट है। देखिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन कह सकते हैं, इसको भी पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बस्तर के लोक गीतों में किस शासक को चालुक्य वंश का राजा कहा गया है, तो सब लोग पढ़े होंगे, चालुक्य वंशी राजा हम कहते हैं अन्नम देव को। किसको बोलते हैं जी, अन्नम देव। क्योंकि अन्नम देव है वो वारंगल क्षेत्र से आकर के हमारे बस्तर क्षेत्र में शासन किया, इसीलिए उनके वंश को चालुक्य वंश कहा गया है, याद रखना। राजा पूछे तो क्या लगाना है, अन्नम देव। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपने रैपिड फायर में कह सकते हैं 100 क्वेश्चन का एमसीक्यूज किया। इसी प्रकार आगे और सेशन मिलेंगे, तो कंटिन्यू चैनल से बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।